हाय फ्रेंड्स, ये इश्का छाबड़ा दिस साइड। सो आज हम फिर कल वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा कल टॉपिक थोड़ा सा रह गया था अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं एंड दैट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो विल स्टार्टिंग विद दिस, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो सबने सुना है बिकॉज 6th 7th 8th क्लास में मैथ्स के सम्स में भी प्रॉफिट, गेन, लॉस, व्हाटएवर ये सब चलता था। यहाँ पे हल्का हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है बिकॉज थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स की वजह से ऐसा है। अगर हम एक जनरल किसी से बात करें तो प्रॉफिट और गेन में कोई इतना फर्क नहीं बताता, सबको हमें एक ही जैसा लगता है। बट बिकॉज हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट के जो भी हमें फायदा हो रहा है, जो भी हमें इनकम हो रही है फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब अगर मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनकम तो ब्रॉडर टर्म है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे भी, और जो हम अपने बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे को कोई सेल ऑफ मशीनरी और कुछ भी हो रहा है या कोई भी एडिशनल इनकम हो रही है, हम सब ले लेंगे। ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया इनकम। लेकिन हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसमें किसकी बात करें? ऑपरेशन से रिलेटेड बात करें। ठीक है, अच्छा, अब हमारा प्रॉफिट तो हम समझ गए। प्रॉफिट भी हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड अनदर वन इज नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो हमारा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन वर्क होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो हमने सिर्फ अपना सामान बेचा है उसको ही हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसमें मेरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो भी हम हटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। फिर हमारी बात आती है व्हाट इज गेन। फिर गेन में क्या है भाई? जब प्रॉफिट में ये हो गया तो गेन में क्या है? गेन हमारा प्रॉफिट जैसा नहीं है, प्रॉफिट अलग हो गया। गेन हम उन चीजों को लेंगे जो हमारे बिजनेस में रेकरिंग नेचर का नहीं होता। रेकरिंग क्या होता है? जो होता रहता है हमारे बिजनेस में, मतलब हर बार हम यही काम करते हैं, सामान लाते हैं बेच देते हैं, सामान लाते हैं बेच देते हैं। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, दवाई देता है, हो गया, यही उसकी सर्विसेज है। लेकिन किसी बार उसका कोई फर्नीचर खराब हो गया, कोई मशीनरी खराब हो गई, अब उसको बेच देता है, तो उससे कुछ भी प्रॉफिट होने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी फायदा, अगर मैं प्रॉफिट वर्ड ना यूज करूं, कोई भी फायदा अगर उससे उसको हो रहा है तो दैट इज गेन। ओके, अगर हम बात करें लॉस, तो लॉस भी क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। लॉस क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑफ प्रॉफिट प्लस गेन। ठीक है, अपोजिट ऑफ दिस कैसे कि मतलब जो हमारा बाकी हमारा नॉर्मल ऑपरेशन से हमें जो लॉस हो रहा है, मान लो मेरे को, मैंने सामान बेच दिया, घाटे पे बिक गया, या मेरे आग लग गई, कुछ भी हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। फिर मैंने कोई मशीन बेची, उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो सारा मिला के किस में आ जाता है? लॉस में आ जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज परचेज। परचेज का टर्म बहुत आसान है, नाम से ही समझ आ रहा है क्या है परचेज का मीनिंग, कि हमने कुछ भी सामान अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए जो भी हम सामान खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, वो सब हमारा क्या होता है? परचेज। और जो भी हम बेचते हैं वो सब हमारा क्या हो जाता है? सेल। अब हमारा क्या होता है? गुड्स क्या है? जिसमें हमारी एंटिटी, हमारा बिजनेस डील करता है, वो हमारे गुड्स हैं। अब ये नहीं है हम कुछ सामान घर के लिए ले गए वो भी हमारे गुड्स हैं, नहीं। मार्केट से हमने मान लो एक ही जैसी चीज खरीदी, मान लो हमारा स्टेशनरी का काम है, मेरे बच्चों को भी चाहिए किताबें, बुक्स चाहिए, रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, और मैं अपनी दुकान पर भी वही चीज सेल करती हूँ। अब जो सामान मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदा है, क्या वो भी मेरा गुड्स है? नहीं, वो मेरे घर का है, खर्चा है। जो मैंने अपनी शॉप पे रखने के लिए सामान खरीदा, दैट इज माई गुड। सबसे पहले तो एक एंटिटी और एक पर्सनल लाइफ को अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो। ठीक है, तो ये मेरे क्या होगा? मैंने गुड्स खरीद लिया। अब जो मेरा गुड्स खरीद लेता है वो मेरा क्या मिलता है? इन्वेंट्री और स्टॉक, कुछ भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री बोल सकते हैं, स्टॉक भी, दोनों नाम पता होने चाहिए, सेम मतलब है उनका, कोई न्यूमरोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या होती है? एक तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब जो हमारा पहले दिन ईयर के फर्स्ट डे पे हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। जैसे जो हमारा पिछले साल बच जाता है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? फर्स्ट डे पे ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, और जो हमारा साल में बच गया वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2-3 तरीके का होता है, डिपेंड करता है हमारा बिजनेस कैसा है। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो तीन तरीके का कैसा हो सकता है। एक तो हमारा हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, एक फिनिश्ड गुड्स हो गए, ठीक है, एक रॉ मटेरियल हो गया। तो कौन कौन से तीन तरीके के हो गए? रॉ मटेरियल, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो तीन तरीके का कैसा हो गया? एक तो मेरा हो गया रॉ मटेरियल, अगर मेरा प्रोडक्शन का बिजनेस है, अगर मेरा सिर्फ सामान उठा के इधर से उधर बेचने का, रिटेलर हूँ, सामान उठा के इधर से उधर दे देती हूँ, तो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स ही होगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है, काम, मैं कोई सामान खरीदती हूँ, फिर उसको बनाती हूँ और फिर उसके बाद उसको फाइनल गुड्स में तैयार करके बेच देती हूँ, तो मेरे पास तीन तरीके का स्टॉक हो सकता है। एक रॉ मटेरियल, एक मेरा हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक मेरा हो सकता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? बड़े नाम से ही बहुत अच्छा से समझ आ रहा है, बट हम इनको देखेंगे क्या मतलब। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जो भी मैं खरीद के लाई हूँ, कि अगर मान लो मैं कुछ भी करती हूँ, हो सकता है मेरे पास मेरी कोई, हाँ ये भी हो सकता है, मान लो मेरी पेंसिल्स मैं खरीद के लाती हूँ और हमें उनको बॉक्सेस में पैक करके, सिंगल सिंगल बॉक्स में पैक करना है, मेरा काम ये है, और फिर मैं इसका फिनिश गुड्स बन गया जैसे, और फिर मैं इसको बेच देती हूँ। ये भी हो सकता है काम छोटा सा। तो मेरा रॉ मटेरियल का, मेरे पास गत्ता भी आता होगा, मेरे पास पेंसिल्स भी आती होगी, तो ये तो दोनों मेरे रॉ मटेरियल हो गए। अब हो सकता है कुछ तो इसके अंदर पैक हो गए हो, कुछ हो सकता है बीच में भी पड़े हैं, आधी डली है, किसी चीज में पेंसिल है, आधी नहीं डली, किसी में रबड़ नहीं डली, कुछ भी हो व्हाटएवर, और कुछ पूरे तैयार हुए में भी बच गए होंगे। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी आज ही बंद हुआ, आज 31 तारीख है, आज सब तैयार, या आज जैसे 31 तारीख है काम रुक जाता है ना एक बार को, तो आज की तारीख पे तो मैं देखूंगी ना, ये थोड़ी है कि सब कुछ छूट गया या आज सारा कुछ अभी कंप्लीट कर देंगे, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बीच में भी रहेगा ही रहेगा। तो क्या होता है, इसको वैल्यू करने के तरीके होते हैं, दैट इज क्या है कि हम अगर हमारा रॉ मटेरियल तो फिनिश्ड गुड्स है, तो हम उनको किस पे वैल्यू करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर यहाँ पर भी फिनिश गुड्स को भी या तो जितने पे हमने खरीदा उतने पे, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जितने पे मार्केट में बिक सकता है। ठीक है, तो जो भी कम होगा उस पर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, नेट रियलाइजेबल क्या समझे, ये तो आधा अधूरा सा काम है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको उतने पे रिकॉर्ड करते हैं जितने का होता है। लाइक कॉस्ट जितना हमारा लग चुका है इसमें, जैसे जितना मेरा रॉ मटेरियल लग चुका है तब तक, जितनी मेरी लेबर रख चुकी है, जितना मेरा एक्सपेंस आ चुका है, उन सबको हम मिला के, कॉस्ट के साथ जो भी उसके एक्सपेंसेस समझ लो, जो भी उस पर आज तक का खर्चा आ चुका है, वो सब मिला के मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक, क्योंकि इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मार्केट में मुझे क्या मिलेगा, कितने परसेंट स्टेज पे है ये। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक का कवर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने देख लिया। हम देखते हैं कुछ टर्म्स थोड़ी सी और रही, 5-7 टर्म्स हैं। एंड व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जिनसे भी हमने अपना सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज बेची हैं, तो उनसे हमारे को पैसे मिलेंगे, मतलब हमने क्रेडिट पे बेचे, तो वो या तो हमारे डेटर्स बनेंगे या फिर वो हमारे क्या बनेंगे, बिल्स रिसीवेबल। क्या बनते हैं? या तो वो हमारे डेटर्स बनते हैं, मतलब जिनसे हमने पैसे लेने होते, तो ये भी डेटर्स ही हैं, बट इन्होंने अपने आप को बीआर में कवर करा लिया होता है, मतलब इन्होंने बोल दिया, इन्होंने हमें प्रॉमिस करके पेपर पे लिख कर दे दिया कि आज से 20 दिन के बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल किसका मिलकर बना? डेटर्स का और बीआर का। इन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया, बट ये भी कह रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद देते हैं, इसका कोई अभी प्रॉमिस नहीं हुआ, बट इस केस में हमारा क्या हो गया, प्रॉमिस टू पे हो गया कि हम इतने दिन बाद आपके पैसे दे देंगे। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? जब हमारी सेल्स किस पे हुई हो, क्रेडिट पे हुई हो। सेल्स किस पे हुई हो, क्रेडिट पे हुई हो। ओके, देन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने सामान उधार पे खरीदा, तो मेरे को क्या करना है, उनको पैसे देने हैं। जब मुझे उनको पैसे देने हैं, ठीक है, किसी को तो मैंने बोल दिया मैं आपको दे दूंगी, बट एक बंदा ऐसा है बड़ा, उसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, वो कहता है भाई तुम लिख कर दो मुझे, तुम कितने दिन में मेरे को पैसे दे दो, मैं रोज रोज नहीं आऊंगा या कुछ नहीं कहूंगा। मैं ठीक है भाई, तुम मेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं, लिखवा लो। तो मैंने उसको लिख कर दे दिया कि मैं उसको प्रॉमिस कर देता हूँ, या उसने मुझे बोला कि इस पे साइन करके दे दो, तुम इतने दिनों में पैसे दे दोगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम जैसे कहते हैं मुझसे साइन करा लो, मैं तुम्हें इतने दिनों में पैसे बिल्स पेबल पे पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो दैट्स, ये दो तरीके हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। मतलब हमने सामान उधार पे खरीदा है और हमने प्रॉमिस कर दिया है
कि हम आपको पैसे, बिल्स पेबल मतलब हमने लिखित में साइन कर दिए, इसमें हमने कहा है कि हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पीछे छट गई थी, सो विल टेकिंग दिस आल्सो। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। क्या होता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न? नाम से समझ आ रहा है, परचेज की वापस, सेल्स का वापस। मतलब परचेज को वापस, मतलब हमने परचेज किया था, वापस कर रहे हैं। क्यों? हमें नहीं पसंद आए गुड्स, डिफेक्टिव थे, हमारे क्वालिटी के हिसाब से नहीं थे, कुछ भी हो सकता है, XYZ हमें पसंद ही नहीं आया। ये तो आजकल बहुत कॉमन है, कितना फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगाते हो, कुछ भी मंगाते हो, परचेज रिटर्न कितना करते हो, सामान खरीदते वापस भिजवाते हो, नहीं पसंद आया। तो वही रीजन है यहाँ भी कि परचेज किया और सामान वापस चला गया, तो ये रिटर्न हो गया। अब इसका एक और नाम है रिटर्न। इसको मैंने अपने टाइम पे याद कैसे किया था, मुझे याद ही नहीं रहता था रिटर्न इनवर्ड किस में लिखूं और रिटर्न आउटवर्ड किस में लिखूं, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं याद रहता था। तो मैंने ध्यान रखा, परचेज रिटर्न मेरे पास से सामान चला गया ना, आउट हो गया, तो रिटर्न आउटवर्ड। मैंने तो भी ऐसे याद किया था, आप लोग देख लो, अगर आपको ऐसे याद करना है आप ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज आप लर्न भी कर सकते हो, बहुत इजी है। अब इसका नाम क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? हमने किसी को सामान बेचा था, उसको हमारा सामान नहीं पसंद आया, ये XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको पता होगा, उसने हमें सामान वापस भेज दिया। अब सामान मेरे घर में वापस आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो रहा है? इन हो रहा है, तो इनवर्ड। कितना इजी हो गया ना याद करना। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड एंड दिस इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्काउंट। ये तो बहुत खुशी सी होती है सुन के कि डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज में, सेल लग गई है, डिस्काउंट हो गया, तो बहुत अच्छा सा लगता है। बिजनेस में हम लोगों को भी मजा आता है कि चलो वो चीज सस्ती में मिलेगी, तो वही है। अब क्या होता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन सामान खरीदते हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि छोटा मोटा डिस्काउंट है, कभी कैसा डिस्काउंट, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिस्काउंट चलते हैं मार्केट में हर चीज के। भाई बल्क में सामान खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट दे देंगे, कैश पेमेंट कर दोगे तो ऐसे डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे कर दोगे तो वैसे डिस्काउंट दे देंगे। तो हम ये टाइप्स ऑफ डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी सी छूट। अच्छा सॉरी, अब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंट फर्स्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि जो सेलर है वही कह रहा है कि अगर आप मेरी प्री डिटरमाइंड, मान लो फॉर एग्जांपल है, और भी कोई रीजन हो सकता है, उसने बोला कि भाई मेरी क्वांटिटी है कि अगर तुम इतनी क्वांटिटी खरीदो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा। मतलब अगर मान लो तुम मुझसे 1000 पीस उठा लो सामान का, मान लो क्लोथ्स है, 1000 पीस उठा लो, मैं तुम्हें इस रेट पे लगा दूंगा। मैं तुम्हें, मान लो मैं एक पर्सन को बेचता हूँ 500 पर यूनिट के हिसाब से बेचता हूँ। अगर किसी को कोई मेरे से लेने आएगा तो मैं 500 पर यूनिट ही दूंगा उसको। लेकिन अगर तुम मुझसे 1000 यूनिट उठा लोगे अभी के अभी, तो मैं तुम्हें ये यूनिट कितने लगा दूंगा? 400 पर यूनिट के हिसाब से लगा दूंगा। तो मुझे फायदा हो गया ना, कितना? 100 रुपए यूनिट के हिसाब से फायदा हो गया। तो दैट इज डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। उसने बात काम करने पे डिस्काउंट लगा दिया कि इतने पे ले लोगे तो मुझे कितने का सामान पड़ेगा? इतने का पड़ेगा। अगर मैं उससे ऐसे न लेता, एक एक करके लेती, या इसमें एक भी यूनिट कम लेती, तो मुझसे 500 के हिसाब से पैसे लेता। तो उसने मुझसे कोई ट्रेड डील कर ली कि भाई अगर तुम इस हिसाब से पैसे लोगे तो इतने मिलेंगे। अब आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मार्केट में बहुत चलता है, क्यों? क्योंकि सबके पास लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत होती है। लिक्विडिटी मतलब किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है इतने कि वो अभी के अभी पेमेंट कर सके। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो बनेगा हीरो ही कि भाई मेरे पास पैसे हैं, अभी के अभी पैसे देता हूँ, बताओ क्या डिस्काउंट दोगे? ठीक है ना। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कितनी बार होता है, हम कहते हैं भैया हम तो इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो चीज महंगी पड़ती है ना, लोन लेते हो तो महंगी पड़ती है ना, कोई चीज होती है तो जितनी लिक्विडिटी, जितना कैश आपके पास है उतने ज्यादा बन के घूमते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। अब मैं हूँ, मान लो कोई बिजनेसमैन, मैं गई सामने भाई बस मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैंने बोला भैया बताओ कितने दोगे? तो इतने का दूंगा। वो कह रहा है मुझको 10 लाख रुपए का माल हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि कैश दूंगी अभी के अभी, सारे पैसे अभी पेमेंट करूंगी, क्या डिस्काउंट दोगे? उसने मान गया वो, भाई उसको भी लगा कि भाई इतने पैसे साथ के साथ मिलेंगे। हो सकता है वो मुझे 9,50,000 पे दे दे या व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर कैश डिस्काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कैश में देने की बात करी। अब मेरे पास भी चॉइस है, तुम मुझे डिस्काउंट दे दो, पता चल रहा मुझे दूसरा वेंडर देगा, मैं दूसरे पे चली जाऊंगी, जो मुझे डिस्काउंट देगा मैं उसके पास चले जाऊंगी, बिकॉज दिस इज ऑल कैश डिस्काउंट, कैश की वजह से। ठीक है,
अब आता है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट। छूट किस लिए दी जाती है? ये तब दी जाती है जैसे मान लो मैंने मेरे से गुड्स जो गए हैं, मान लो मैंने किसी को भेजे परचेज, किसी ने मुझसे करा, मैंने सेल करा। अब क्या हुआ, बाई चांस हो सकता है उसकी कुछ क्वालिटी में थोड़ी सी कमी रह गई, उसका मेरे पास फोन आया, भाई क्वालिटी नहीं उतनी बढ़िया लगी, क्या मैं वापस भिजवा रहा हूँ। तो देखो अच्छा रुको रुको, वापिस मत भिजवाओ, तुम्हें इतने का दिया था ना, इतने पे मैं तुम्हें थोड़ा सा कम लगा देता हूँ, सामान मत भिजवाओ वापिस, देखो तुम्हारा भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। ये वो 4 बात मैंने भी उसको बोली। तो क्या हुआ, मैंने उसको रिबेट दे दी। मैंने कहा चल अच्छा ठीक है, जो मैं तो 10 रुपए यूनिट पे दे रही थी ना, तो मैं 8 रुपए लगा देती हूँ, बट सामान मत वापस भेजो, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो सारा ही खराब हो जाएगा। तो मैंने उसको रिबेट दे दी, छूट दे दी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और मुझे भी मालूम था, अगर मुझे पता होता कि मेरा है नहीं, मैं ले लेती हूँ, ठीक है भिजवा दो, देखेंगे हम अपने आप। तो ये रीजन है, ठीक है, दैट इज डिस्काउंट। सो नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट क्या होते हैं? जैसे मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, अब मुझे पता है उसने मेरे को अभी पेमेंट नहीं करी, उसने मेरे को कहा क्रेडिट पे दे दो, मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ। अब मेरे को देखते देखते हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पैसे नहीं आए। मैंने भी फोन 2-4 बार करे, नहीं आए, दिख रहा है नहीं आने के, और पता ही चल गया लास्ट में मिलने ही नहीं। तो क्या हो गया, बैड डेट हो गई, ये पैसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, वो भाग गया। या कुछ भी उसने मना कर दिया, मैं दूंगा ही नहीं, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन है, मतलब मुझे पता है इससे पैसे नहीं आने, तो ये मेरे बैड डेट हो गए। ये भी हो सकता है कभी मुझे आशंका हो, वो हम प्रोविजन बनाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बैड डेट की बात कर रहे हैं। बैड डेट का मतलब क्या है, ये पैसे नहीं मिलेंगे, डूब गए, पूरी तरह से डूब गए। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं या फिर विद टाइम क्या होता है, उसकी वैल्यू में डाउनफॉल होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन की तरह अपनी बुक्स में चार्ज करते हैं। मतलब डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहते हैं हमारी कोई मशीनरी चल रही है या हमारे घर में कोई फ्रिज है, सिमिलरली हम अपने ऑफिस में कोई मशीनरी लगा रहे हैं या AC लगा हुआ है, तो सारी उम्र तो नहीं चलने वाला है ना, वो कुछ 5-10 साल की लाइफ होती है उसकी। तो उसी हिसाब से हम उसके ऊपर कंसिस्टेंटली उसकी लाइफ के अंदर ही हम उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो भी उस एंटिटी का ओनर है, जो भी उसे चला रहा है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलेंगे। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल गया जिसका। दिवालिया का मतलब ही इज नॉट कैपेबल टू पे एनी मनी टू एनी वन। किसी को वो कुछ नहीं दे सकता, मतलब उसका सब कुछ घर बार सब बिक गया है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो किसी को पे करते, तो दैट इज द पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? दीज आर दी साइड्स ऑफ अवर अकाउंट। ओके, हम जो भी अकाउंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होते हैं। ये हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बस अब हमने यही पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट। मुझे लगता है कि जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक हम डेबिट क्रेडिट पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये तो समझ लीजिए हमारे लिए क्या हो गया, एक अमृत सा हो गया कि बस अब लाइफ लॉन्ग इसी के साथ, इसी के सहारे ही जीना है हमने, डेबिट और क्रेडिट के साथ। जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये तो रहेगा ही, ये नहीं भूल सकते, ठीक है। तो दीज आर 2 साइड्स ऑफ अकाउंट। पहले बात तो ये, और डेबिट किसे बोलते हैं और क्रेडिट किसे बोलते हैं? डेबिट इज अवर LHS लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट हमारी क्या हो गई? RHS राइट हैंड साइड वाली चीज को क्या बोलेंगे? मतलब जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, अगर मैं किसी का भी A का बना देती हूँ, A लिमिटेड का, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो गया? डेबिट, और ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। तो हमारी जो भी साइड होती है LHS, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है और ये मेरा राइट साइड पे आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेबिट साइड है मेरी सारी, और ये मेरी सारी क्या है? क्रेडिट। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। In case you found any questions, any doubt on any topic, अगर आपको इसके अंदर से जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कोई डाउट लगे तो भी, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।